हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लिस्ट इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। मतलब वो सारी की सारी क्लासेस जो हमारे लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उस सारी की सारी क्लासेस को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट अगर आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि लिस्ट इंटरफेस या उसके जितने भी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं लिस्ट इंटरफेसेस की, उस क्लासेस और लिस्ट इंटरफेस से कोई भी डाउट आपके अंदर रह नहीं जाएगा। मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने भी अगर मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरे के पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क का ओवरव्यू दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की बताई हुई है, जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है, आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले उनको वो मेरा वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं अपने पिछले वाले वीडियो को एक बार फिर से रिकॉल करा दूं तो हमने अपने अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी स्टोर करानी है देन वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन इंटरफेस। अगर हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट करना है देन वी शुड गो फॉर अ मैप इंटरफेस। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नाउ कब हमें लिस्ट की तरफ जाना चाहिए, कब हमें क्यू की तरफ जाना चाहिए, कब हमें सेट की तरफ जाना चाहिए, वो सारा का सारा हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। बट अगर मैं सिंगल वर्ड में बात करूँ, सिंगल स्टेटमेंट में बात करूँ, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमें सिंगल एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे हम बेसिकली चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स मतलब डुप्लीकेट्स आर अलाउड एंड जो भी हमारा इंसर्शन ऑर्डर है वो भी प्रिजर्व रहे, देन वी शुड गो फॉर अ लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस का मतलब ये है कि डेफिनेटली आप लिस्ट इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, लिस्ट इंटरफेस को जितनी भी क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही होंगी उसी क्लासेस के किसी एक क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली लिस्ट इंटरफेस को आपको अगर यूज करना है तो आप या तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे या लिंक लिस्ट या वेक्टर या स्टैक। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चार क्लासेस के बारे में डीपली समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा नोटिस किया है कि जो भी हमारा जावा मतलब जावा 1.2 वर्जन के साथ में हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क, लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारे के सारे क्लासेस इंटरफेसेस हमारे जावा 1.2 वर्जन के साथ में रिलीज हुए थे, मतलब इंट्रोड्यूस हुए थे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे वेक्टर क्लास जो है और जो स्टैक क्लास है, ये बेसिकली आपका लेगेसी क्लासेस है जो कि आपका जावा 1.0 वर्जन के साथ में इंट्रोड्यूस हो चुका था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क आया था बेसिकली। तो जावा 1.2 रिलीज के साथ में हुआ क्या कि वेक्टर, स्टैक, ये जितनी भी लेगेसी क्लासेस हैं उनके साथ में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया ताकि ये पूरे के पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ में ये जो लेगेसी क्लासेस है वो थोड़े फिट बैठ पाए और जावा 1.2 के साथ में वेक्टर और स्टैक को फिर से क्या किया गया, रिलीज किया गया। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, लिस्ट इंटरफेस। सो देख लेते हैं, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेट्स आर अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व देन वी शुड गो फॉर लिस्ट इंटरफेस। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं किसी को। ठीक है, सो अब देखिए, लिस्ट इंटरफेस के साथ में कुछ सेट ऑफ मेथड्स को डिफाइन किया गया है जो कि काफी जेनरिक और काफी कॉमन मेथड्स हैं। जितनी भी लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हुई क्लासेस हैं उनके लिए कुछ सेट ऑफ जेनरिक मेथड्स हैं जो कि आपका लिस्ट इंटरफेस के अंदर में डिफाइन किया गया है। तो इनमें से कुछ सेट ऑफ मेथड्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला मेथड्स है, अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जो लिस्ट इंटरफेस की जितनी भी क्लासेस हैं जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बेसिकली ग्रोएबल एरेज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी मेथड्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं इस लिस्ट इंटरफेस के अंदर, अगर आप देखोगे तो इंडेक्स से डेटा को कैसे फेच करना है, कैसे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को रिमूव करना है, या कैसे किसी इंडेक्स से डेटा को गेट करना है, ऐड करना है, इन सारी चीज़ों से बेसिकली मिलता जुलता हमने यहाँ पे मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे पहला मेथड, पहला मेथड आपका है ऐड मेथड। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपको डेटा को ऐड करना है तो उसके लिए आप पहले मेथड्स का यूज कर सकते हो, ऐड मेथड। सिमिलरली अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद ऐड करना है तो आप ऐड ऑल मेथड यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को गेट करना है तो आप गेट मेथड का यूज कर सकते हो, बेसिकली फेच करना है। सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव मेथड डिफाइन हुआ है लिस्ट इंटरफेस के अंदर। और सिमिलरली अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को रिप्लेस करते हो, ओवरराइड करते हो, तो उसके लिए सेट मेथड। सिमिलरली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ऑकरेंस पता करना चाहते हो कि वो किस इंडेक्स पे आपका पहली बार प्रेजेंट है हमारे ग्रोएबल एरिया में, या जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है,
तो उसके लिए आपका इंडेक्स ऑफ मेथड है, और अगर आपको लास्ट ऑकरेंस पता करना है तो उसके लिए लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है। सिमिलरली आपका लिस्ट इटरेटर मेथड है। तो ये जितने भी सेट ऑफ मेथड्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं लिस्ट इंटरफेस के अंदर, जो भी क्लासेस लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी वो इस मेथड को ओवरराइड करेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही सेट ऑफ मेथड्स डिफाइन है लिस्ट इंटरफेस के अंदर। ये तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर इतने सेट ऑफ मेथड्स डिफाइन है। इसके अलावा चूंकि लिस्ट इंटरफेस आपका कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, इसलिए जितनी भी मेथड्स आपके कलेक्शन इंटरफेसेस के अंदर डिफाइन थी, बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे मेथड्स भी आपके लिस्ट इंटरफेस में आ जाएंगे, और जो भी क्लासेस लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी वो उन सारे मेथड्स को ओवरराइड कर रही होगी। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं मेजरली बात करूं तो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाले टोटल 4 क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। अब वन बाई वन करके हम सारे क्लासेस को देखते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है वो एरे लिस्ट है। अब जो एरे लिस्ट होता है वो आपका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर आपका रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे यूज करता है, और एरे लिस्ट के अंदर आपका डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट अलाउड होते हैं, और उसके साथ ही में जो आपका इंसर्शन ऑर्डर होता है वो भी प्रिजर्व होता है। तो ये एरे लिस्ट की कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी, राइट। अगर आप इसमें मेन चीज क्या है कि अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होता है एरे लिस्ट के अंदर, तो एरे लिस्ट के अंदर अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर आपका रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे होता है। रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब एरे जो होता है वो फिक्स लेंथ का होता है, बट यहाँ पे वो एरे की साइज अपने आप क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब वो ग्रो करेगी तो डेफिनेटली जो भी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क होगा उन्होंने तो कुछ तो लॉजिक लिखा होगा कि कैसे एरे की साइज ग्रो करेगी, राइट। तो ये लॉजिक ऑलमोस्ट पूरे के पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में कॉमन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए होता क्या है, पूरे पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी आप एरे बनाते हो, सबसे पहले आप फिक्स लेंथ की एक साइज का एरे बनाते हो, लेट सपोज 10 साइज का, या कुछ इनिशियल कैपेसिटी बता देते हो कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ही आपका एलिमेंट आप ऐड करते जाते हो इस एरे में, लेट सपोज ये आपने एरे बना दिया ए, ठीक है, और जैसे ही आपने इस एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड करते आते हो, और जैसे ही आपका पूरा का पूरा एरे आपका फिल हो जाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, आपके बिहाफ पे एक और एरे बनाता है जिसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है पहले वाले साइज से, और करता क्या है, ये कुछ बड़ी साइज का एरे बनाता है। ठीक है, और डेटा यहां से यहां 1 बाई 1 करके ये कॉपी करता है, डेटा ये 1 बाई 1 करके कॉपी करता है, और जो भी इसने AR एक नया एरे बनाया है उसका रेफरेंस वेरिएबल इसमें जाकर के स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका होता है, इस तरीके का यूज करके वो ग्रोएबल एरे को अचीव करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ग्लोबल एरे और रिसाइजेबल एरे कैसे वो इंटरनली कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट में भी क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरे लिस्ट क्लास है, मतलब अगर आपको डेटा स्टोर कराना है एरे लिस्ट क्लास के अंदर, मतलब आपको एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको पता है, न्यू कीवर्ड से। तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या तो डायरेक्टली आपके लिए सबसे पहला कंस्ट्रक्टर ये डिफाइन किया गया, या तो आप डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, या सेकंड कंस्ट्रक्टर ये भी है, या तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप दोनों कंस्ट्रक्टर का में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो पहले कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अब जब कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है, आपका जो एरे जो आपका जावा कलेक्शन होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, वो आपका इनिशियल कैपेसिटी 10 साइज का रखता है और 10 साइज का एरे बना देता है, और जैसे ही आपका एलिमेंट्स फिल होता जाता है तो वो एक न्यू कैपेसिटी कैलकुलेट करता है। उसका फॉर्मूला ये है, ये जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनली ये ऐसे मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मुझे पता है कि मुझे लेट सपोज 10,000 एलिमेंट स्टोर कराने हैं, तो आप डेफिनेटली आप चाहोगे ना कि यार इसमें अननेसेसरी 10 साइज का पहले क्यों एरे क्रिएट हो, फिर 10 साइज का एरे क्रिएट होने के बाद जैसे ही वो फिल होगा तो फिर से कुछ 10+X साइज का एरे क्रिएट होगा। तो ये जो टाइम आपको चाहते हो कि आप बचाना चाहते हो, तो इस केस में आप बेसिकली इस वाले कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप 10,000 साइज का आप एरिया क्रिएट कर सकते हो। ये आपको जस्ट एक ऑप्शन दिया गया है ताकि आप बेसिकली अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, उसको आप सेव कर सकते हो। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इसी वाले एरे लिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे एरे लिस्ट का यूज करके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो और कैसे आप प्रिंट वगैरह डेटा को कर सकते हो। इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एरे लिस्ट डॉट ऐड मेथड कॉल करूंगा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज दीपक। अब मुझे पता है कि यहाँ पे तो यार हम कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, मतलब हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट सपोज 1 कर दिया। सिमिलरली एरे लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे कर दिया मैंने सिंग। ठीक है, तो ये मैं ऐसे एरे लिस्ट, अपने इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा दिया। अब मुझे प्रिंट करना है तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एरे लिस्ट। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा, रन कराऊंगा, तो ये देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे प्रिंट हो जाएंगे, जैसे दीपक 1 सिंह। आई थिंक ये क्लियर हुआ कि कैसे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और कैसे उसमें डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, अब इस एरे लिस्ट के अंदर मान लीजिए आपको चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो आप डायरेक्टली गेट मेथड का यूज कर लीजिए। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो डेफिनेटली 1 है, तो आपका 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। सी समझ में आया कि नहीं आया? तो बस बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एरे लिस्ट समझ में आ गया, कैसे क्रिएट करना है, कैसे डेटा इंसर्ट करना है। नोट देख सकते हैं बट बहुत इजी है। आई थिंक मैंने सेम चीज एक्सप्लेन कर रखा है अभी। सो क्रिएट एन एम्प्टी एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 10। तो बेसिकली स्टार्टिंग में 10 कैपेसिटी का इनिशियल कैपेसिटी का एरे लिस्ट आपका क्रिएट होता है। इफ एरे लिस्ट रीचेस इट्स मैक्स कैपेसिटी द न्यू एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विद न्यू कैपेसिटी करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1। ये सारा का सारा न्यू कैपेसिटी का फॉर्मूला वगैरह आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट था। नाउ इसका जो नेक्स्ट क्लास है आपका लिस्ट इंटरफेस का, वो आपका लिंक लिस्ट है। अब ये लिंक लिस्ट क्या है, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करता है। यहाँ पे भी आपका डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर सकते हो और उसके साथ में जो आपका इंसर्शन ऑर्डर होता है वो भी प्रिजर्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका एरे तो यूज कर नहीं रहे हो, तो जब एरे यूज नहीं कर रहे हो इसका मतलब कि वो अपने आप ग्रो करने की उसको जरूरत पड़ेगी नहीं कि आप इनिशियल कैपेसिटी वगैरह वगैरह ये जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप दोगे। इसीलिए आप देखोगे तो आपको लिंक लिस्ट के साथ में केवल एक ही कंस्ट्रक्टर का आपको सपोर्ट मिलता है, डायरेक्टली आप लिंक लिस्ट क्रिएट कर पाओ। क्योंकि इसमें ग्रो करना है मतलब डायरेक्टली आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो अब चलते हैं लिंक लिस्ट का कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सेम है, लिंक लिस्ट ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, सेम लिंक लिस्ट। अब इसको प्रिंट करा देंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने एरे लिस्ट किया है बट आई थिंक आप नेम, ये तो वेरिएबल का नेम है ना, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। सी ये देखिए, ये जो अब हमने बनाया है यहाँ पे लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है और जितना भी डेटा हमने स्टोर करा है उसको हम सक्सेसफुली स्टोर भी करा पा रहे हैं और प्रिंट भी करा पा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक लिंक लिस्ट भी क्लियर हो गया। चलिए, सिमिलरली आपका वेक्टर है, तो जो वेक्टर होता है वो भी आपका अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है वो रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे ही करता है। यहाँ पे भी आपका जो डुप्लीकेट्स होता है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं और आपका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। अब वेक्टर के भी जब आपको ऑब्जेक्ट बनानी, अब चूंकि यहाँ पे भी क्या है, ग्रोएबल एरे आपका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ इनिशियल कैपेसिटी इस टाइप का जितना भी लॉजिक हमने समझाया है वो यहाँ पे भी यूज होगा, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे तो ये सारे के सारे आपको कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट मिलता है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर, जब इससे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका इनिशियल कैपेसिटी होगी जो कि 10 साइज की कैपेसिटी है, उस 10 साइज की कैपेसिटी का आपका एरे बन जाएगा। और जैसे ही वो आपका सारे के सारे एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे उसमें, तो एक न्यू कैपेसिटी कैलकुलेट होगा जो कि आपका करंट कैपेसिटी इंटू 2। फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सेम है हर जगह। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, न्यू कैपेसिटी कैलकुलेट होगा और एक न्यू एरे ग्रोएबल साइज का, मतलब न्यू साइज का बेसिकली आपका एक एरे क्रिएट हो जाएगा, उसमें आप एलिमेंट्स को अपने स्टोर कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जब पहला मेथड यूज करोगे तो 10 साइज का होगा। सिमिलरली अगर चाहते हो नहीं यार मुझे तो 10,000 साइज का एक एरे क्रिएट करना है, तो आप जब आपको पहले से ही पता है तो आप इनिशियल कैपेसिटी दे करके भी आप वेक्टर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार नहीं यार 10,000 साइज का तो ठीक है, बट आपको जो ये इंक्रीमेंटल कैपेसिटी है ना, जैसे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, अब चाहते हो नहीं यार 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे 1.5 से करना है, तो ये इसके लिए भी आपको एक सपोर्ट दिया गया है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली सपोर्ट है। आप किसी भी एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो।
नोटिस करने वाली बात यह है कि वेक्टर और एरे लिस्ट दोनों आपका ग्रोएबल एरे डेटा स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर मैं लिंक लिस्ट की जगह पे अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूं तो ये आपका वेक्टर हो गया और वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो वेक्टर के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के लिए ऐड एलिमेंट मेथड था, तो आप बेसिकली ये भी कॉल कर सकते हो, दोनों सेम है, दोनों चलेगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया वेक्टर के बारे में। ठीक है, एक बार नोट देख लेते हैं। सो क्रिएट्स एन एम्प्टी वेक्टर ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 10। मतलब जब भी आप इस वाले कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाओगे वेक्टर का, तो डिफॉल्ट 10 कैपेसिटी का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब 10 साइज का एरे बनेगा। वंस वेक्टर रीचेस इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी देन न्यू वेक्टर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विद डबल कैपेसिटी, दैट इज न्यू कैपेसिटी इक्वल टू करंट कैपेसिटी इनटू 2। ये नोट फॉर्मूला ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, चलिए, अब अगर आप नोटिस करोगे तो आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि यार एरे लिस्ट और वेक्टर दोनों तो एकदम सेम ही टाइप का दिख रहे हैं, क्योंकि एरे लिस्ट में भी हम बोल रहे हैं कि अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर आपका रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे होता है, और उसके साथ में डुप्लीकेट्स आपका यहाँ पे भी अलाउड होता है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। सेम चीज हम वेक्टर में भी बात कर रहे हैं। तो एरे लिस्ट और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस आपका ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, एरे लिस्ट और वेक्टर दोनों सेम ही है। डिफरेंस केवल और केवल एक ही चीज का है कि जो आपका वेक्टर क्लास है उसके अंदर जितने भी आपके मेथड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, सिंक्रोनाइज्ड हैं, इसलिए आपका जो वेक्टर है वो आपका थ्रेड सेफ है, जबकि आपका एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है। अब इसका थ्रेड सेफ का मतलब क्या हुआ? तो देखिए जो वेक्टर है उसमें जैसा मैंने बताया कि सारे के सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं। मतलब अगर आप किसी n नंबर ऑफ थ्रेड्स का यूज करके आप अगर वेक्टर के मेथड्स को कॉल करोगे तो होगा क्या कि सारे के सारे थ्रेड्स एक बार में उस मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म लगाया गया है, एक बार में एक ही एक्सेस करेगा। अब ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म लगाया गया है या जो भी इस टाइप का कुछ लॉजिक लगाया होगा थ्रेड से बनाने के लिए वेक्टर के अंदर, वेक्टर क्लास के अंदर, तो इसकी वजह से वेक्टर, अब जाहिर सी बात है अब लॉकिंग वगैरह लगाओगे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो अगर देखा जाए तो वेक्टर और एरे लिस्ट में वेक्टर जो है आपका थ्रेड सेफ है, एरे लिस्ट आपका थ्रेड सेफ नहीं है, और इस थ्रेड सेफ होने के कारण ही बेसिकली वेक्टर आपका परफॉर्मेंस वाइज एरे लिस्ट से थोड़ा कम परफॉर्मेंस देता है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज एरे लिस्ट आपका वेक्टर से काफी अच्छा है, काफी बेटर है। ठीक है, इतना समझना है। सो एरे लिस्ट इन वेक्टर इज ऑलमोस्ट सेम, ओनली मेन डिफरेंस इज दैट ऑल मेथड प्रेजेंट इन वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड एंड हेंस वेक्टर इज थ्रेड सेफ व्हाइल एरे लिस्ट इज नॉट, हेंस वेक्टर इज स्लो कंपेयर टू एरे लिस्ट। तो बेसिकली आप कब एरे लिस्ट की तरफ जाओगे, कब वेक्टर की तरफ जाओगे, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपका एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है देन डेफिनेटली आप थ्रेड सेफ्टी आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो आप वेक्टर की तरफ जाओगे। अगर आपका एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, मतलब आपको थ्रेड सेफ्टी वगैरह नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस क्यों कम परफॉर्मेंस वाला वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे? आप डेफिनेटली चाहोगे कि मैं एरे लिस्ट वाला क्लास का यूज कर लेता हूँ डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो हम एरे लिस्ट की तरफ जा सकते हैं या वेक्टर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्लास है वो है स्टैक क्लास। सो देखिए स्टैक नाम से ही बहुत क्लियर है, जैसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जब भी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी अगर हम कुछ सेट ऑफ डेटा को अगर स्टोर करना चाहते हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हमने लास्ट में डेटा डाला है वो हमें सबसे पहले मिले, तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये तो हमें क्लियर कट पता है, राइट? अब ये जो स्टैक क्लास यहाँ पे है जो कि लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो कुछ नहीं है, आपका वेक्टर क्लास का ही एक चाइल्ड क्लास है, राइट? अब वेक्टर क्लास का चाइल्ड क्लास है और ये आपका क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। अब ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक आपको क्लियर भी होगा, बट मैं एक बार क्विकली बताऊं। जैसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसे होता है आपका, जैसे आप बुक रखते हो ना 1 बाई 1 करके, तो सबसे ऊपर वाला जो बुक होता है जो सबसे आपने लास्ट में रखा है उसको आप सबसे पहले उठा सकते हो, राइट? तो सेम इंटरनली आपका सेम ही चीज काम कर रहा है, ऐसे आपका स्टैक बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऐसे स्टैक बनता है, तो ये समझना है। अब स्टैक बनता है, इसके लिए आप बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके स्टैक बना सकते हो। स्टैक के अंदर कुछ सेट ऑफ मेथड्स को डिफाइन किया गया है,
जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक में अगर डेटा को पुश करना है तो उसके लिए आपका पुश मेथड, स्टैक से अगर आपको डेटा को पॉप करना है तो उसके लिए पॉप मेथड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉप मेथड बेसिकली आपका जो टॉप एलिमेंट होगा उसको क्या कर देगा, प्रिंट भी कर देगा और यहाँ से रिमूव भी कर देगा, राइट। तो टॉप जो होगा आपका फिर अब ये बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका जो पीक मेथड है वो बेसिकली आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक में स्टोर डेटा है वो आपका दे देता है, बट उसको रिमूव नहीं करता है। सिमिलरली आपका एक मेथड है एम्प्टी मेथड, ये बेसिकली ये बताता है कि स्टैक आपका एम्प्टी है या नहीं है। और सिमिलरली आपका एक सर्च मेथड है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है, एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे, यहाँ पे हम बनाएंगे स्टैक का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टैक का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब डेफिनेटली यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल पुश करना है तो मैंने पुश कर दिया, सिमिलरली एक और एलिमेंट को पुश कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे एक और एलिमेंट को पुश कर दिया। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे एरेलिस्ट डॉट पीक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो सबसे मैंने लास्ट में इंसर्ट किया है, लास्ट में क्या इंसर्ट किया, सिंग, तो मुझे सिंग मिलना चाहिए। तो अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सिंग मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहाँ पे पीक ना कॉल करके अगर मैं पॉप मेथड कॉल करता हूं तो ये क्या करेगा, सिंग को प्रिंट करेगा, उसको रिमूव भी कर देगा, और फिर उसके बाद जो पीक भी बचेगा वो 1 बचेगा। तो आपका पहले सिंग प्रिंट होगा फिर 1 प्रिंट होगा। ठीक है, देखिए पहले सिंग प्रिंट हुआ फिर 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हमने पूरे के पूरे जितने भी लिस्ट इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लासेस हैं उसको हमने देख लिया है। तो बेसिकली अगर मैं फिर से एक बार समराइज करूं तो टोटल 4 क्लासेस थे, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक और इसके बाद 4th था आपका लिंक लिस्ट। अब हमें कब किस तरफ जाना चाहिए, तो देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी आपका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बेसिकली डिसीजन लेना होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा एरे लिस्ट होता है और वेक्टर होता है वो आपका ग्रोएबल एरे का यूज करता है अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, जबकि आपका लिंक लिस्ट जो होता है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज करता है एज अ अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर। और जो आपका स्टैक होता है, स्टैक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब भी आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ अब आप कब एरे लिस्ट की तरफ जाओगे, कब लिंक लिस्ट की तरफ जाओगे और कब बेसिकली आप वेक्टर की तरफ जाओगे, तो इसको समझने के लिए कुछ सेट ऑफ नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया वेक्टर और एरे लिस्ट, ये आपका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहा है, एरे। तो आपको पता है कि एरे से जब हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू अगर वो फेच करना हो तो हमारा एरे काफी अच्छा परफॉर्म करता है, राइट। तो इसलिए अगर आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन, अगर आपका रिट्रीवल है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को फेच करना आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन है, तो फिर आप बेसिकली या तो एरे लिस्ट की तरफ जा सकते हो, वेक्टर की तरफ जा सकते हो। बट कब आप वेक्टर की तरफ जाओगे, कब आप एरे लिस्ट की तरफ जाओगे, ये भी मैंने बता चुका हूँ कि बेसिकली आपका वेक्टर आपका क्या होता है, थ्रेड सेफ होता है। तो अगर आपको थ्रेड सेफ्टी चाहिए तो आप वेक्टर की तरफ जाओ, अदरवाइज आप एरे लिस्ट की तरफ जाओ, राइट। चलिए, तो बेसिकली अगर आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, रिट्रीवल है, देन एरे लिस्ट या वेक्टर आपका बेस्ट चॉइस होता है। अगर आपका सिंगल थ्रेडेड है तो एरे लिस्ट आपका बेस्ट चॉइस है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, जो आप मिडिल इंडेक्स पे बहुत सारा इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है तो आपके लिए एरे लिस्ट काफी कॉस्टली पड़ता है। रीजन बीइंग कि जब आप एरे लिस्ट में किसी मिडिल इंडेक्स पे अगर आप डेटा को इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो तो उसको डिलीट या इंसर्ट करने के बाद आपको शिफ्टिंग की भी जरूरत पड़ती है, राइट। लेट सपोज आपके पास 10 साइज का एरे था, आप सेकंड एलिमेंट को अगर डिलीट करोगे तो सेकंड एलिमेंट पे आप डिलीट करोगे तो बाकी के जो उसके पीछे वाले एलिमेंट्स है उसको भी तो शिफ्ट करोगे आप 1 बाई 1 करके। तो ये जो शिफ्टिंग है वो डेफिनेटली कुछ टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो फ्रिक्वेंट ऑपरेशन है, अगर इंसर्शन या डिलीशन है वो भी मिडिल इंडेक्स पे है या ऐसे है, तो आपका एरे लिस्ट आपका काफी बेकार परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो एरे लिस्ट इज द वर्स्ट चॉइस इफ आवर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज इंसर्शन डिलीशन इन द मिडिल, बिकॉज इट रिक्वायर्स सेवरल इंटरनल शिफ्ट ऑपरेशंस। ठीक है, अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लिंक लिस्ट की तरफ जाओ। कहने का मतलब ये है, अगर आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इंसर्शन या डिलीशन होता है, अगर मिडिल में आपको इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करना है तो फिर आप लिंक लिस्ट की तरफ आपको जाना चाहिए, ये आपका बेस्ट चॉइस होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लिंक लिस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो लिंक लिस्ट होता है वो इंटरनली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज करता है। और हमें पता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर अगर
एड्रेस पे मुझे पता करना है कि डेटा को इंसर्ट करना है या रिमूव करना है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिंक ब्रेक करके दूसरे वाले नोड पे बस पॉइंट कर देना है, राइट। तो अगर आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इंसर्शन या डिलीशन है मिडिल में, मतलब जितने भी आपके पास डेटा सेट्स हैं उसमें अगर मिडिल में आप इंसर्शन या डिलीशन आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास लिंक लिस्ट बेस्ट चॉइस होती है, एरे लिस्ट आपका वर्स्ट चॉइस होती है। ठीक है, चलिए, इफ आवर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल ऑपरेशन देन लिंक लिस्ट इज वर्स्ट चॉइस, डेफिनेटली, राइट। क्योंकि आप एरे लिस्ट का अगर आप यूज करोगे तो आप डायरेक्टली इस इंडेक्स पे क्या है, आप डायरेक्टली फेच कर सकते हो। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा, लिंक लिस्ट में आपको बेसिकली ट्रवर्स करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन वाइज वेक्टर एंड एरे लिस्ट इज सेम, only difference is vector is thread safe, hence if our frequent operation is retrieval and also if we need thread safety then we should go for a vector, otherwise array list। ठीक है, whenever last in first out order is required then we should go for a stack। आई थिंक पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पूछो, ताकि हमें पता लगे कि आपको डाउट किधर आ रहा है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक भी ये मेरा वीडियो पहुँच पाए। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।